नमस्कार दोस्तों। आज फिर हम वापस आ गए हैं दूसरी क्लास के साथ। पिछली क्लास सोच रहा हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है, तो पहले बेटा आप लोगों को एक अच्छी सी दो लाइनें सुना देता हूँ बुल्ले शाह की। ठीक है, बुल्ले शाह ने कहा था कि मंदिर ढा दे मस्जिद। ठीक है, ढा दे वो सब कुछ जो कुछ है दिसदा। ठीक है, वो शुभ सब कुछ ढा दे जो सब कुछ है दिसदा, बस मुंडिया किसी दा दिल ना ढाई कंधे कि रब उस दे दिल विच है बसदा। ठीक है, तो बेटा सबसे बड़ी चीज़ किसको मानना है? दिल को, भावों को। ठीक है, फीलिंग्स को मानते हैं बुल्ले शाह जी। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। बना मेरे हिसाब से आप लोगों को पिछली जो क्लास करी थी वो अच्छे से कर लिया होगा। पिछली क्लास में बेटा मैंने हजरत मोहम्मद साहब करवाया था। हजरत मोहम्मद साहब। ठीक है, हजरत मोहम्मद साहब पढ़ा था, यानी कि मुस्लिम रूल। ठीक है, मिडेवल इंडिया चल रहा था बेटा अपना, मध्यकालीन भारत की शुरुआत की थी। तो मध्यकालीन भारत के अगले पड़ाव में चलते हैं अच्छे से और देखते हैं आगे क्या हुआ था इतिहास में। इतिहास के पन्नों को उलट के देखते हैं और देखते कहाँ से बेटा कैसे एग्जामर क्वेश्चन बना रहा है, कहाँ से पूछ रहा है क्वेश्चन, सब चीज़ें देखेंगे। देखो आप लोगों ने मुस्लिम रूल अच्छे से पढ़ लिया होगा बेटा। अब आगे चलते हैं हजरत मोहम्मद के साहब के बाद। अब आता है मिडेवल इंडिया में। मिडेवल इंडिया, मध्यकालीन भारत, मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत की डेट मैंने बेटा आपको लिखवाई थी 712 एडी से लेकर 1707 एडी तक। ठीक है, याद रखना ये डेट है। कभी 1857 लिख दो यहाँ पर। ठीक है, वो आधुनिक भारत में आएगा। अब इसके बाद देखो मध्यकालीन भारत में पहले मुस्लिम रूल को आप लोगों को सारे के सारे शासक कैसे बने? यहाँ पर मुस्लिम बने। अब क्या हुआ इसके बाद बेटा भारत में सबसे प्रथम बार आक्रमण पूछा जाता है कि प्रथम मुस्लिम आक्रमण भारत में किस व्यक्ति द्वारा किया गया? तो बेटा सबसे द्वारा पहले बार आक्रमण भारत के द्वारा अरबियों के द्वारा किया गया था, अरबियों के द्वारा। ठीक है, तो पहला जो आक्रमण हुआ उसे बोला गया अरबियन इन्वीजन, अरबियन इन्वीजन। ठीक है, अरबों का आक्रमण बेटा, अरबों का आक्रमण, आक्रमण। ठीक है, तो बेटा अरबों का आक्रमण कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, अभी बताएंगे आप लोगों को। देखो एक जगह बेटा जिसका नाम है बगदाद, बगदाद, क्या नाम है? बगदाद। ठीक है, और बगदाद के अंदर बेटा एक खलीफा रहता था जिसका नाम था अल अजाज, अल अजाज या मसूर अजाज बेटा, मसूर अजाज। ठीक है, क्या नाम बताया बेटा? अल अजाज या मसूर अजाज। ये क्या था बेटा? खलीफा था। क्या था? खलीफा। याद रखना क्या था? खलीफा। मैंने एक बात बताई थी बेटा पिछली क्लास में, आप लोगों को याद होगी कि जो हजरत मोहम्मद साहब थे उनकी मृत्यु के बाद जो उनके उत्तराधिकारी बने, यानी कि जो उनकी गद्दी पर बैठे, वे सारे क्या कहलाए थे? खलीफा कहलाए थे। और जितने भी संत हुए सुन्नी और सिया के अंदर उनको खलीफा की उपाधि दी जाती थी। ठीक है, सूफी नहीं लेते थे। ठीक, सूफी को छोड़कर। अब ये क्या था बेटा? खलीफा था। ठीक है, तो इस खलीफा का बेटा एक सेनापति था जिसका नाम था सेनापति, यानी कि आर्मी चीफ, आर्मी चीफ, जिसका नाम था बेटा मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम। तो जो अल अजाज था, मसूर अजाज था बेटा, उसने अपने आर्मी चीफ को भारत के अंदर भेजा। क्यों भेजा? क्योंकि भारत के अंदर
आक्रमण करके भारत के अंदर से भारत को लूटना चाहता था और भारत के अंदर मुस्लिम धर्म का प्रचार करना चाहता था। तो इसने कहाँ पर आक्रमण कर दिया बेटा? इंडिया के अंदर। किसने? मोहम्मद बिन कासिम ने। कब किया? किसकी अनुमति से? अल हज्जाज की अनुमति से। अल हज्जाज का खलीफा था बेटा? बगदाद का खलीफा था। कहाँ पर आक्रमण करा? इंडिया के अंदर। इंडिया के अंदर एक बेटा जगह है जिसका नाम है सिंध। और उस समय सिंध का राजा कौन था बेटा? सिंध का राजा था बेटा दाहिर। कौन था? दाहिर, जो कि ब्राह्मण वंश का शासक था। जो कि किस वंश से बिलोंग करता था बेटा? ब्राह्मण वंश से बिलोंग करता था। ठीक है, तो ब्राह्मण वंश के शासक के ऊपर किसके द्वारा आक्रमण किया गया? दाहिर के द्वारा। दाहिर के ऊपर किसके द्वारा आक्रमण किया गया? मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा आक्रमण किया गया। और इस आक्रमण में दाहिर को हरा दिया गया। किसके द्वारा? मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। और मोहम्मद बिन कासिम को हराकर और उसके राज्य का सारा सोना लूट कर कहाँ पर भेज दिया गया? दोबारा से बगदाद भेज दिया गया। किसके पास भेजा गया बेटा? अल हज्जाज के पास भेजा गया। ठीक है, एक प्रश्न पूछता हूँ आप लोगों से। ठीक है, जो बगदाद है बेटा वो फिलहाल किस देश या किस कंट्री की कैपिटल है, राजधानी है? बताएगा कोई बच्चा? चलो मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो ये किसकी कैपिटल है बेटा? कैपिटल ऑफ इराक। ठीक है, इराक की क्या है बेटा? इराक की राजधानी है कौन? अपनी बगदाद। याद रखना। ठीक है, फिलहाल प्रेजेंट में वर्तमान में क्या है? बगदाद राजधानी कहाँ की? इराक की। तो मोहम्मद बिन कासिम ने क्या करा बेटा? राजा दाहिर को हराकर और उसको लूट लिया और यहीं पर रहने लग गया। कौन? मोहम्मद बिन कासिम। और साथ ही क्या करा? जो राजा दाहिर था बेटा, कौन? जो राजा दाहिर था, इसकी 2 पुत्रियां थी। कितनी पुत्रियां थी बेटा? 2 पुत्रियां थी। एक पुत्री का नाम था बेटा सूरिया देवी। क्या नाम था? सूरिया देवी। और दूसरी का नाम क्या था? निर्मला देवी। निर्मला देवी। तो दोनों पुत्रियों को बंदी बना के किसके द्वारा? मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। और इन दोनों को कहाँ पर भेज दिया गया? बगदाद भेज दिया गया। किसके पास? अल हज्जाज के पास, ताकि अल हज्जाज के जो पुत्र थे उनके साथ किसकी शादी कर दी जाए? इन दोनों की शादी कर दी जाए। तो हुआ क्या बेटा? इन दोनों को भेज दिया गया कहाँ पर? शादी के लिए बगदाद। लेकिन हुआ क्या? मोहम्मद बिन कासिम साम्राज्य का विस्तार करना शुरू कर दिया। किसने? यहाँ पर भारत के अंदर। और यहीं पर रहना शुरू कर दिया। एग्जाम में पूछेंगे बेटा आप लोगों से, जब इसने आक्रमण किया था वो कब किया था? तो याद रखना बेटा 712 AD के अंदर इसने आक्रमण करा था भारत के अंदर। कौन से इलाके पर? अपने सिंध के इलाके पर, जहाँ का राजा कौन था? दाहिर था। कब? डेट याद रखना 712 AD। ठीक है, उसके बाद बेटा भारत में पूछेगा आप लोगों से इसने क्या क्या काम करवाए, कैसे कैसे इसने साम्राज्य का विस्तार करा। ठीक है, तो याद रखना आप लोगों को। तो सबसे पहला क्या किया इसने? भारत के अंदर जजिया कर लगाया। एग्जाम में पूछेगा जजिया कर फर्स्ट टाइम किसके द्वारा लगवाया गया था? तो जजिया कर लगाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो कौन था बेटा? प्रथम भारत जजिया कर लगाने वाला कौन था बेटा? तो मोहम्मद बिन कासिम था। याद रखना फर्स्ट टाइम जजिया कर किसके द्वारा लगाया गया भारत के अंदर? तो जजिया कर प्रथम बार किसके द्वारा? मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। लेकिन बेटे इस जजिया कर की कुछ कंडीशंस थी। जजिया कर किससे लिया जाता था? जो गैर मुस्लिम लोग होते थे उनसे क्या वसूला जाता था? जजिया कर वसूला जाता था। लेकिन इसमें कुछ कंडीशंस थी, कुछ व्यक्ति थे जिनसे जजिया कर नहीं लिया जाता था। और वे कौन थे बेटा जजिया कर जिनसे नहीं लिया जाता था? तो पहले में आते थे बेटा कौन? कौन व्यक्ति थे बेटा? विधवाएं महिलाएं थी। विधवा महिलाओं से बेटा क्या नहीं लिया जाता था? जजिया कर नहीं लिया जाता था। और दूसरे नंबर पर बेटा कौन आता है? इसके बाद 1 मिनट, दूसरे नंबर पर कौन आता है जिससे जजिया कर नहीं लिया जाता था? तो दूसरे नंबर पर आते थे बेटा ब्राह्मण। कौन आते थे? ब्राह्मण।
तो ब्राह्मणों से क्या नहीं लिया जाता था, जजिया कर नहीं लिया जाता था। और तीसरे नंबर पर कौन आते थे बेटा, जिनसे क्या नहीं लिया जाता था, जजिया कर। तीसरे नंबर पर आते थे बेटा विकलांग लोग, तो इनसे क्या नहीं लिया जाता था, तो जजिया कर नहीं लिया जाता था। किसके द्वारा लगाया गया बेटा, मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। एग्जाम में पूछा गया प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसके द्वारा भारत के अंदर जजिया कर लगाया गया था, तो वो कौन था बेटा, तो मोहम्मद बिन कासिम था, याद रखना। ठीक है, भारत के अंदर कितने समय तक रहा ये, 712 एडी से 714 एडी तक भारत में रहा कौन, मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, अब भारत के अंदर 2 साल रहा, इसने साम्राज्य का विस्तार करना शुरू कर दिया, भारत को लूटना शुरू कर दिया। लेकिन हुआ क्या, जो निर्मला देवी और सूर्या देवी थी, जो कहाँ पर थी, अपने क्या, जो कहाँ पर थी, बगदाद के खलीफा के पास में, उनके बेटों के साथ उसकी शादी हो चुकी थी। तो वहाँ पर इन दोनों ने दिमाग लगा, सूर्या देवी ने और निर्मला देवी ने, और दिमाग लगा के जो अल अजाज और जो मशहूर अजाज था उसको क्या कर दिया, उसके अंदर एक बैम बांट दिया। क्या बैम बांट दिया, ये बोल ली कि भाई खलीफे को कि तू यहाँ पर है, ठीक है, और जो मोहम्मद बिन कासिम है उसने तेरे पास जो सोना है वो बहुत थोड़ी ही क्वांटिटी में तेरे पास पहुंचाया है, और पर वहाँ पर बहुत ज़्यादा सोना जो वो अपने पास रखा हुआ है, वो अपने पास क्या कर रहा है, स्टॉक करके उसने रखा है। तेरे पास तो बहुत थोड़ा दिया उसने तेरे साथ क्या किया है, धोखा किया है। और इस चीज़ की भनक, इस चीज़ पे विश्वास किसने कर लिया, आल अजाज ने, खलीफा ने विश्वास कर लिया। और इन दोनों की बात मान के उसने क्या करा बेटा, कुछ लोगों को, कुछ व्यक्तियों को कहाँ पर भेजकर सिंध के अंदर भेज के, और किसको मरवा दिया, मोहम्मद बिन कासिम को मरवा दिया गया, इसकी हत्या करवा दी गई। ठीक है, एग्जाम में पूछेगा बेटा ये जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है, तो याद रखना ये जानकारी हमें, इसकी मृत्यु करवा दी थी किसके द्वारा, अल अजाज के द्वारा इसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, इस मृत्यु करवा दी थी इसके द्वारा। तो ये जानकारी हमें कहाँ से मिलती है बेटा, चचनामा से मिलती है। कहाँ से मिलती है, चचनामा एक पुस्तक है बेटा। ठीक है, इस बुक से हमें ये जानकारी मिलती है, कौन सी पुस्तक से, चचनामा नामक पुस्तक से ये जानकारी हमें प्राप्त होती है कि भाई जो मोहम्मद बिन कासिम था उसकी हत्या किसके द्वारा करवाई गई थी, उसकी मृत्यु किसके द्वारा करवाई गई थी, तो अपने अल अजाज द्वारा करवाई गई थी। लेकिन इसकी हत्या करवाने के बाद ये जानकारी इस बुक में लिख दी गई, लेकिन बेटा आज तक इसके राइटर का नहीं पता चला कि भाई इसका राइटर कौन है। इसके राइटर को अज्ञात माना जाता है, आज तक ये जानकारी हमें प्राप्त नहीं हुई है कि भाई इसके लेखक कौन थे। लेकिन इस बुक का अलग अलग भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। ठीक है, किसी ने फारसी में कर दिया, किसी ने तुर्क में कर दिया, किसी ने उर्दू में कर दिया है। तो अलग अलग व्यक्ति हैं जिन्होंने इसका क्या करा है, अनुवाद किया है। तो ये सभी जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त हुई, इस बुक से प्राप्त हुई। कौन से वाली, कि भाई मोहम्मद बिन कासिम की हत्या किसने करवाई थी, तो अपने अल अजाज, मशहूर अजाज खलीफा द्वारा करवाई गई थी। ठीक है, तो चचनामा में ये जानकारी हमें प्राप्त होती है। अब क्या हुआ बेटा, जब भारत के अंदर कौन आया था, मोहम्मद बिन कासिम आया था, तो ये क्या थे, अरबी थे। तो कुछ अरबी चीज़ें भारत के अंदर लाए थे जो आज तक प्रचार में है। ठीक है, तो उनका पता होना चाहिए कि वे क्या क्या चीज़ें थी जो भारत में आज तक यूज की जाने लग रही है। ठीक है, तो सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने क्या करा, भारत के अंदर साम्राज्य विस्तार के दौरान सबसे पहला काम क्या किया बेटा, इसने भारत के अंदर सिक्के चलाए। क्या चलाए, सिक्के चलाए। थोड़ा साफ कर देता हूं मैं। भारत के अंदर बेटा गोल्डन कॉइन्स स्टार्ट किए, किसके द्वारा, गोल्डन कॉइन्स, सोने के सिक्के चलाए गए, स्वर्ण के सिक्के, गोल्डन कॉइन्स, स्वर्ण सिक्के किसके द्वारा चलाए गए बेटा, तो मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। जिन सिक्कों को नाम दिया गया दिर्हम, दिर्हम, क्या नाम दिया गया बेटा, दिर्हम का नाम दिया गया। दिर्हम। और आज बेटा दिर्हम
आप लोगों से पूछो तो किस देश की क्या है कैपिटल है या कंट्री है या किस देश की करेंसी है, सॉरी कैपिटल नहीं, किस देश की करेंसी है, दिरहम किस देश की करेंसी है बेटा, बताओगे आप लोग? हाँ बिल्कुल सही बेटा। तो किस देश की है, तो एग्जाम में पूछेगा ये किस देश की करेंसी है, किस देश की मुद्रा है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए बेटा ये यूएई की मुद्रा है, यूएई की मुद्रा है, यूनाइटेड अरब अमीरात्स की क्या है बेटा, ये करेंसी है, मुद्रा है, कौन सी, दिरहम। किसके द्वारा चलाई गई थी भारत के अंदर, तो मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा चलाई गई थी। ठीक है, उसके बाद पूछेगा आप लोगों से बेटा, कोइंस चलाने के बाद आप लोगों से जानकारी पूछी जाएगी कि भारत के अंदर मानसून शब्द लाने वाले अरबी ही थे। क्या थे, मानसून शब्द सबसे फर्स्ट टाइम किन ने इंट्रोड्यूस करवाया था भारत के लोगों को, तो मोहम्मद बिन कासिम यानी कि अरबों ने करवाया था। ये बेटा एक अरबी शब्द है, ये क्या है, एक अरबीन वर्ड है, याद रखना। कैसा शब्द है, अरबीन वर्ड है, अरबी शब्द है। ठीक है, तो मानसून शब्द किसके द्वारा लिया गया भारत के अंदर, तो अरबियों द्वारा लिया गया। कैसा शब्द, ये अरबी शब्द है, सबसे पहली बार किसने यूज किया, मोहम्मद बिन कासिम ने यूज किया था। उसके बाद बेटा भारत के अंदर अगर तुम देखोगे तो अब से लेकर जब मुगल काल आएगा उस समय तक एक चीज बहुत फेमस रही है, वो है अरबी घोड़े। ठीक है, क्योंकि अकबर ने भी पुर्तगालियों के साथ पुर्तगाली जब व्यापार कर रहे थे भारत में, जब पुर्तगीज ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी भारत में, तो पुर्तगालियों के साथ संबंध अच्छे बनाए थे। क्यों बनाए थे, बनाने के पीछे उसका रीजन था अरबी घोड़े, क्योंकि अरबी घोड़े सेना के लिए बहुत अच्छे होते थे और उनके लिए पुर्तगालियों के साथ संबंध इसलिए बनाए थे क्योंकि जो अरब था उसके ऊपर अधिकार किसका था, पुर्तगालियों का था। तो पुर्तगालियों के साथ संबंध बना के उनके साथ व्यापार करता था ताकि जो पुर्तगाली है वे समुद्री मार्ग पर अच्छे से व्यापार कर सके। उसके लिए छूट दे दी किसने, अकबर ने। और जो अकबर था वो अरबी घोड़े किन से ले सके, पुर्तगालियों से ले सके, ताकि अरबी घोड़ों के खरीदने और उनको बेचने में उनको दिक्कत ना हो। ठीक है, तो अरबी घोड़े लाने वाला भी प्रथम व्यक्ति कौन था बेटा भारत में, मोहम्मद बिन कासिम था, याद रखना। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम भारत के अंदर अरबी घोड़े कौन लाया, तो मोहम्मद बिन कासिम लाया था। बहुत ताकतवर घोड़े होते हैं बेटा। ठीक है, अरबी घोड़े, अरबियन हॉर्स किसके द्वारा लाए गए बेटा, तो मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा लाए गए। ठीक, एक बार इतना उतारो। देखो आगे चलते बेटा थोड़ा। इसके बाद देखो, इसके बाद बेटा भारत के अंदर फर्स्ट टाइम खजूर की क्या की गई थी बेटा, खेती की गई थी, कृषि की गई थी, एग्रीकल्चर। ठीक है, कृषि की गई थी किन के द्वारा, मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। फर्स्ट टाइम, प्रथम बार किसके द्वारा खजूर की खेती की गई थी भारत के अंदर, तो अपने मोहम्मद बिन कासिम द्वारा की गई थी। मोहम्मद बिन कासिम ने पहली बार भारत के अंदर खजूर की खेती की थी। और कहाँ पर की थी, एग्जाम में पूछेगा, तो बेटा सिंध में की थी। कहाँ पर, सिंध के अंदर। ठीक, सिंध के अंदर की थी। फर्स्ट टाइम किसके द्वारा खेती की गई, तो मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा की गई थी, सिंध के अंदर। ठीक है, और साथ ही भारत के साथ घोड़े लाने के साथ साथ ही खजूर की खेती करने के साथ साथ ही भारत के अंदर ऊँट लाने वाले व्यक्ति भी कौन थे, तो अरबी लोग थे। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम ऊँटों से भी इंट्रोड्यूस किसने करवाया था, इनने करवाया था, कैमल। ठीक है, तो याद रखना ये सारी चीज़ें किन के द्वारा की गई थी, तो अरबियों द्वारा की गई थी।
चलो आगे चलते हैं दोस्तों थोड़ा। आगे बढ़ते हैं। देखो अब बेटा दो पुस्तकें थे जो इसके कार्यकाल में अरबी भाषा में अनुवाद हुआ था, जो मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा करवाया गया था। एक पुस्तक है बेटा चरक संहिता, चरक संहिता, ठीक है। क्या नाम है? चरक संहिता। क्या नाम है? चरक संहिता, जो चरक द्वारा लिखी गई थी बेटा, चरक द्वारा लिखी गई थी। एक विद्वान था चिकित्सा का। ये पुस्तक चिकित्सा पे बेस्ड थी पूरी की पूरी। किस पर बेस्ड थी? चिकित्सा पर बेस्ड थी पूरी की पूरी। किसके द्वारा लिखी गई थी? चरक के द्वारा लिखी गई थी। ये कनिष्क के कार्यकाल में व्यक्ति था, जैसे कि चरक, नागार्जुन, ठीक है, और कौन? अशोक घोष, वसुमित्र, ठीक है, आर्यभट्ट, ये सारे किसके समकालीन थे? इनके समकालीन माने जाते हैं, ठीक है। किसके समकालीन? कनिष्क के। उसके बाद देखो बेटा, अब चरक संहिता चरक ने लिखी एक पुस्तक बेटा जिसका नाम है पंचतंत्र। पंचतंत्र, क्या नाम है? पंचतंत्र, ठीक है। इस पुस्तक के लेखक है बेटा विष्णु शर्मा। कौन है? विष्णु शर्मा, ठीक है बेटा। विष्णु शर्मा ही या कोई और है? बताओ। हाँ, कौन है बेटा? विष्णु शर्मा ही है, ठीक है। याद रखना, पुस्तक लिखवाऊंगा मैं एक दिन सभी की सभी, याद मत। जब टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा अपना, मिडेवल इंडिया कंप्लीट हो जाएगी, तो एक क्लास में जितनी भी बुक है इतिहास की, अमुक्तामल्याद है, पंचतंत्र है, जो अपनी अभिज्ञान शकुंतलम है, रघुवंशम है, कुमार संवत है, ठीक है, मेघदूत है, रत्नावली है, नागानंद है, प्रियदर्शिका, सब की सब पुस्तकें मैं एक दिन लिखवा दूंगा क्लास में। उनके टाइटल लिखवा दूंगा और उनकी स्टोरी भी बता दूंगा आप लोगों को मोटी मोटी, जैसे कि देवी चंद्रगुप्तम है, ठीक है, मुद्रा राक्षस है, मत्स्यकट्टिकम है, ये सभी पुस्तकें आपको लिखवा दी जाएगी। टेंशन लेने की कोई खास बात नहीं है। आपके एग्जाम में पूछी जाती है, एक दो पुस्तक पक्की आती है, ठीक है, कई एग्जाम में आ चुकी है। अब देखो ये दोनों पुस्तकें हैं, एक तो चरक संहिता, एक पंचतंत्र। इन दोनों पुस्तकों का बेटा अरबियन लैंग्वेज में क्या कर दिया गया था? अनुवाद कर दिया गया था, ठीक है। कौन सी लैंग्वेज में? अरबियन लैंग्वेज में। अरबी भाषा में क्या कर दिया गया था? इनको लिख दिया गया था। अरबी भाषा में क्या कर दिया गया? इनका अनुवाद कर दिया गया, तो ट्रांसलेट कर दी गई थी सभी पुस्तकें, सॉरी दोनों पुस्तकें, सभी नहीं। किसके द्वारा? तो मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा दोनों की दोनों पुस्तकें क्या कर दी गई थी? ट्रांसलेट करके दी गई थी, ठीक है। उतारो। तो ये था अपना बेटा क्या? मोहम्मद बिन कासिम। 1714 में इसको मार दिया गया था, इसकी मृत्यु, हत्या कर दी गई थी। किसके द्वारा हत्या कर दी गई थी? इसकी मृत्यु हो गई थी 1714 में। किसने करवाई? आला जहाज और मसूस जहाज के द्वारा करवाई गई थी, ठीक है। और उसके बाद जितना भी सोना था सारा आला जहाज ने प्राप्त कर लिया था। हुआ क्या था बेटा, जब मैंने मुस्लिम रूल आप लोगों को करवाया था, तो करवाने का उसके पीछे एक पर्पज़ था मेरा। ये पर्पज़ था कि आप लोगों को मुस्लिम रूल अच्छे से समझ में आ जाए। ये पता होना चाहिए कि मुस्लिम कैसे बने, ठीक है, मुस्लिम शासन कैसे भारत की ओर आकर्षित हुआ, क्यों हुआ, क्या रीजन था। क्योंकि भारत बेटा उस समय सोने की चिड़िया थी। भारत के अंदर बहुत ज़्यादा क्या थी? सोना था, सोने की चिड़िया बोला जाता था, ठीक है। लोगों के अंदर सोने के प्रति बहुत ज़्यादा, मुसलमानों लोगों के अंदर सोने के प्रति बहुत ज़्यादा क्या थी कि वे सोचते थे कि भाई धन संपत्ति जो भी है कहाँ पर है? भारत के अंदर है। वो उन लोगों को आकर्षित करती थी। इसलिए मुस्लिम धर्म का प्रचार हो चुका था भारत के अंदर। कैसे हो चुका था? क्योंकि हजरत मोहम्मद साहब ने किसकी स्थापना करी? मुस्लिम धर्म की स्थापना करी। उसके बाद कुछ संत भारत की तरफ भी आकर्षित हुए, ठीक है, धर्म के प्रचार के लिए, जिसमें बाबा फरीद भी था, ठीक है। कई व्यक्ति थे जिन्होंने भारत के अंदर धर्म का प्रचार करना शुरू कर दिया था। लेकिन कुछ शासक ऐसे थे जो कट्टरपंथी थे मुस्लिम धर्म के, वे चाहते थे कि हम भारत को लूटे तो लूटे ही, साथ के साथ उनका क्या करें? धर्म परिवर्तन भी करे, ठीक है। तो इसलिए भारत की तरफ उन्होंने आना स्टार्ट कर दिया था। भारत के अंदर आने के लिए एक जगह है बेटा, अफगानिस्तान के और भारत के बीच में एक जगह पड़ती है, एक पहाड़ी है हिंदकुश पहाड़ी। हिंदकुश पहाड़ी के बीच में एक दर्रा है, एक पास है, जिसका नाम है खैबर दर्रा। याद रखना, क्या नाम है? खैबर दर्रा।
क्या नाम है? खैबर दर्रा, याद रखना, कभी पूछ ले एग्जाम में, काफ़ी बार पूछा जाता है। तो खैबर दर्रा कहाँ पर? अफगानिस्तान और भारत के बीच में, पास बोलते इसको, तो हिंद कुश पहाड़ी के पास में, हिंद कुश पहाड़ी में। तो खैबर दर्रा से कौन आया था? मोहम्मद बिन कासिम आया था। जितने भी आक्रमण हुए थे भारत के अंदर, इसी एरिया से हुए थे भारत में, ठीक है। तो खैबर दर्रे से कौन आ गया? मोहम्मद बिन कासिम, आक्रमण करना शुरू कर दिया। हुआ क्या था, जब भारत के अंदर एक अच्छे शासक का, एक अच्छे सम्राट का शासन था, जिसका नाम था हर्षवर्धन। क्या नाम था बेटा? हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद जो भारत था वो गुटों में क्या हो गया था? टूट गया था। छोटे छोटे कबीले, छोटे छोटे सरदारों ने क्या कर लिया था? स्वतंत्र कर लिया था अपने अपने इलाकों को, अपने अपनी रियासतों को। तो उसकी वजह से भारत था वो टुकड़ों में टूट चुका था। और उस चीज़ का फायदा किसने उठाया? मुस्लिम लोगों ने उठाया। उन्होंने भारत के अंदर आक्रमण करके और उस चीज़ का फायदा उठा के भारत को लूटना शुरू कर दिया। लेकिन जब बेटा हर्षवर्धन राजा था, उस समय भारत क्या था? एक था। और वो क्या कर रहा था? भारत को क्या कर रहा था? एकजुट कर रहा था। लेकिन उसके मरने के बाद राष्ट्रकूट, गुर्जर प्रतिहार, ठीक है, इन्होंने क्या कर लिया? अलग अलग स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया और उसका फायदा इन लोगों ने उठा लिया। देखो अब आगे देखो, तो पहले आक्रमणकारी कौन थे भारत में जिन्होंने आक्रमण किया था? तो पहले आक्रमण कौन कहलाए? अरबीन कहलाए। अरबीन इन्वीजन हुआ, अरबों का आक्रमण हुआ कहाँ पर? भारत के अंदर, ठीक है। इतना उतार लिया होगा बेटा आप लोगों ने। अब आगे चलते थोड़ा है। अब देखो बेटा, इसके बाद आता बेटा तुर्किश इन्वीजन। क्या है? तुर्किश इन्वीजन। भारत के अंदर अगला आक्रमण किन के द्वारा किया गया? तुर्किश लोगों द्वारा किया गया। तुर्किश इन्वीजन, तुर्किश इन्वीजन, तुर्की आक्रमण, तुर्की आक्रमण या तुर्क आक्रमण। तुर्की आक्रमण नहीं, सॉरी, तुर्क आक्रमण गलत लिख दिया मैंने, सॉरी। तो कौन सा आक्रमण हुआ? तुर्क आक्रमण हुआ। तो थोड़ा बैकग्राउंड बता देता हूँ तुर्क आक्रमण का आप लोगों को। बेटा एक जगह है जिसका नाम है अफगानिस्तान। नाम सुना होगा आप लोगों ने, बहुत प्रसिद्ध नाम है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान। तो बेटा अफगानिस्तान के अंदर एक जगह है जिसका नाम है बेटा गजनी। क्या नाम है? गजनी। क्या नाम है? गजनी। और गजनी का बेटा, गजनी के अंदर एक वंश राज करता था जिसका नाम था यामिनी वंश। क्या नाम था? यामिनी वंश, या फिर बेटा गजनी वंश। गजनी वंश, यामिनी डायनेस्टी या गजनी डायनेस्टी। तो ये वंश राज करता था बेटा कहाँ पर? अफगानिस्तान के गजनी के अंदर। और इस वंश की स्थापना करने वाला एक शासक था बेटा जिसका नाम था अलप्तगीन। क्या नाम था? अलप्तगीन। अलप्तगीन। और अलप्तगीन का बेटा एक गुलाम था, स्लेव, गुलाम, जिसका नाम था सुबुक्तगीन। सुबुक्तगीन। क्या नाम था बेटा? सुबुक्तगीन था। अब हुआ क्या, सुबुक्तगीन का एक बेटा था बेटा। कौन था? पुत्र था, ठीक है, सन था। स्टोरी लिंक कर रहा हूँ बेटा, एक बार लिखने लग रहा हूँ इसको, ठीक। एक चीज़ दूसरी चीज़ से लिंक है, ठीक। आप लोगों को समझा दूंगा कैसे है। तो दूसरी चीज़ क्या थी बेटा? इसका अगला बेटा कौन था? सॉरी, अगला क्या, इसका पुत्र कौन था सुबुक्तगीन का? तो महमूद गजनवी। क्या नाम था बेटा? महमूद गजनवी। महमूद
गजनवी। इसका जन्म हुआ था बेटा 971 AD में। आप लोगों से पूछा जाएगा एग्जाम में, काफ़ी बार पूछ चुके हैं कि महमूद गजनवी का जन्म कब हुआ, 971 AD में। हुआ क्या बेटा, ये भारत है, ये इंडिया, ठीक है, और ये इलाका, ठीक है, यहाँ पर एक जगह पड़ती है पेशावर, ठीक है। तो हुआ क्या, सुबुक्तगीन ने भारत के अंदर आक्रमण कराया और भारत के अंदर पेशावर में आक्रमण कराया। और पेशावर का उस समय शासक था बेटा जयपाल। कौन था शासक बेटा, जयपाल। और जयपाल ने सुबुक्तगीन को हरा दिया। किसको हरा दिया, सुबुक्तगीन को हरा दिया। कब की बात है, 1000 AD की बात। कब की बात है, 1000 AD की। 1000 AD में किसको हरा दिया, सुबुक्तगीन को हरा दिया। किसके द्वारा, जयपाल के द्वारा। इस चीज से सुबुक्तगीन वापिस आ गया, वापिस आके उसको बहुत ज़्यादा क्या आई, शर्म आई। ये माना जाता कि इतिहासकार ये कहते हैं कि वह उसने आत्महत्या भी कर, लेकिन ऐसा कह भी नहीं सकते, यहाँ पे कुछ उसके तथ्य भी नहीं है, पर हमारे पास कुछ तर्क भी नहीं है। तो वापिस आ गया। वापिस आने के बाद इसकी मृत्यु के बाद अगला राजा कौन बना गया, यामनी वंश का, गजनी वंश का महमूद गजनवी बनाया गया। और इसने एक कट्टर मुस्लिम था बेटा। क्या था ये, कट्टर मुस्लिम था। ये हर जगह क्या चाहता था कि मुस्लिम धर्म का प्रचार हो और मुस्लिम धर्म पनपे हुए अपने चरमोत्कर्ष उत्कर्ष पर पहुंचे। इसलिए इसने क्या करा, एक तो किसकी हार का बदला लेना था, अपने पिता के हार का बदला लेना था, और दूसरा क्या करना था, भारत के अंदर धर्म का प्रचार करना था। कौन से धर्म का प्रचार करना था बेटा, तो मुस्लिम धर्म का प्रचार करना था। तो इसे माना जाता कि बस बेटा जो महमूद गजनवी हैं, महमूद गजनवी हैं, इसका कार्यकाल बेटा 1000 AD से लेकर 1027 AD तक था। इसने भारत के अंदर 17 बार आक्रमण करा और 17 की 17 बार ही क्या रहा, विजेता रहा। क्या रहा, 17 की 17 बार ही विजेता रहा। कहाँ पर, भारत के अंदर, ठीक है। लेकिन 17 बार भारत को जीत लिया इसने। लेकिन हुआ क्या, इसने जब पेशावर के अंदर हमला किया तो उस समय राजा कौन था, जयपाल था। मेन तो इसका क्या था मकसद कि भाई जयपाल को पकड़ूं पहले, फिर भारत के अंदर एंटर करूंगा, ठीक है। तो इसने क्या करा, 1001 में एक बैटल हुआ जिसका नाम था बैटल ऑफ वेहिंद। बैटल ऑफ वेहिंद, वेहिंद का युद्ध। कौन सा युद्ध बेटा, वेहिंद का युद्ध। कब हुआ, 1001 AD में हुआ। कब हुआ, 1001 AD में। लेकिन कौन सा युद्ध था बेटा, फर्स्ट, ठीक है, प्रथम वेहिंद का युद्ध। कब हुआ, 1001 AD में हुआ। किस किस के बीच में हुआ बेटा, तो एक तरफ कौन था, मोहम्मद गजनवी था बेटा, और दूसरी तरफ कौन था बेटा, जयपाल था। कौन था, जयपाल था। तो इस युद्ध में ये कहा जाता है कि बेटा जयपाल हार गया, और जयपाल को हारने के बाद जयपाल डिफीटेड बाय किसके द्वारा, गजनवी के द्वारा, ठीक है, डिफीटेड बाय गजनवी। तो गजनवी के द्वारा हारा गया कौन, जयपाल। और जयपाल हारने की वजह से, शर्म आने की वजह से कहा जाता है कि भाई इसने जल के आत्महत्या कर ली। किसने, जयपाल ने। एग्जाम में पूछा जाता है गजनवी से हारने के बाद किस व्यक्ति द्वारा आत्महत्या कर ली गई थी, तो जयपाल द्वारा कर ली गई थी। उसने अपने आप को जला लिया था, आत्महत्या कर ली गई। किसके द्वारा, सुसाइड कर लिया गया बेटा, तो जयपाल द्वारा कर लिया गया, आग लगाकर, ठीक है। कब, कौन से युद्ध में, 1001 के युद्ध में, ठीक है। अब हुआ क्या, इसके बाद ये भारत की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया इसने। और भारत की तरफ बढ़ते बढ़ते एक जगह है बेटा जिसका नाम है 1006 में हिमाचल प्रदेश के अंदर नागौर कोट, ठीक है।
तो नागरकोट में इसने हमला कर दिया, किसने? गजनवी ने। और वहाँ पर एक प्रसिद्ध मूर्ति थी बेटी, किसकी? भगवान कृष्ण की मूर्ति थी, उसको इसने तोड़ दिया। ठीक है, नागरकोट हिमाचल प्रदेश में इसने क्या कर दिया बेटा? आक्रमण करके और उसमें मूर्तियों को तोड़ दिया। इसलिए इसको इतिहास में ये भी कहा जाता, मूर्ति भंजक के नाम से पुकारा जाता है, मूर्ति भंजक। ठीक है, ये क्या करता था? जो भी हिंदी देवी देवताओं की मूर्ति होती थी उनको पैरों से कुचल के चलता था, उनको ठोकर मारता था, इसलिए इसको मूर्ति भंजक बोला जाता है हिंदू धर्म के अंदर। ठीक है, ये क्या करता था? हिंदू देवताओं की कटाक्ष करता था, बहुत ज़्यादा कट्टर मुस्लिम था। ये क्या कहता था? जो ये बोलता था कि भाई भारत के अंदर एक ही धर्म होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए? मुस्लिम धर्म होना चाहिए। ठीक है, जितने भी शासक थे उनको सब को अपने अधीन करता जा रहा था। कौन? महमूद गजनवी। ठीक है, एक बार इतना लिखो बेटा, मैं इतना इंक डाल लेता हूँ मार्कर में। देखो बेटा, साफ कर देता हूँ भी। इसके बाद बेटा इसने अगला आक्रमण कहाँ पर किया? 17 बार इसने भारत के ऊपर आक्रमण कराया था, 17 बार भारत को लूटा था। ठीक है, अब देखो, अब इसने अगला आक्रमण कहाँ पर किया, कैसे किया? देखो, अगला आक्रमण बेटा 1008 में किया, जिसे सेकेंड बैटल ऑफ वेहिंद कहा जाता है। ठीक है, सेकेंड बैटल ऑफ वेहिंद का दूसरा युद्ध। ठीक है, किसे कहा जाता है? 1008 के युद्ध को कहा जाता है। ये किस किस के बीच हुआ बेटा? आप लोगों से पूछेंगे। तो एक तरफ कौन था? गजनवी था। कौन था? गजनवी था। और दूसरी तरफ कौन था बेटा? गजनवी के दूसरी तरफ, तो दूसरी तरफ आनंदपाल था। आपकी पाल कौन था? आनंदपाल। बेटा आनंदपाल कौन था? आनंदपाल जयपाल का पुत्र था। कौन था? आनंदपाल जयपाल का पुत्र था। अपने पिता की हार का बदला लेने के लिए किसने आक्रमण करा था भारत के अंदर? आनंदपाल के द्वारा किया गया था। अब हुआ क्या? आनंदपाल द्वारा किस पे आक्रमण किया गया? तो गजनवी पे आक्रमण किया गया। ठीक है, दोनों के बीच में वेहिंद का दूसरा युद्ध हुआ 1008 AD में। और इसमें कौन हार गया बेटा? तो आनंदपाल हार गया। और कौन जीत गया? गजनवी जीत गया। आनंदपाल डिफीटेड बाय गजनवी। ठीक है, और आनंदपाल हारते ही फिर भारत के अंदर वेहिंद के दूसरा युद्ध में किसको विजेत घोषित कर दिया गया? गजनवी को घोषित कर दिया गया। लेकिन उसके बाद इसने बेटा 1009 और 1014 के अंदर स्थानेश्वर पर क्या करा? आक्रमण करा। स्थानेश्वर, जिसको फिलहाल बेटा थानेसर के नाम से जाना जाता है, जो कुरुक्षेत्र के अंदर हरियाणा के अंदर स्थित है बेटा। कहाँ पर? हरियाणा के अंदर क्या है? उपस्थित है। कौन सा स्थान? स्थानेश्वर या थानेश्वर, जिसे फिलहाल थानेश्वर के नाम से जाना जाता है। वहाँ पर बेटा एक टेम्पल है। कहाँ पर? थानेश्वर के अंदर, जिस टेम्पल का नाम है महादेव टेम्पल, महादेव मंदिर। उसके अंदर बेटा एक मूर्ति थी, चक्रा स्वामी की मूर्ति। चक्रा स्वामी की मूर्ति, उसको इसने क्या करा बेटा? तोड़ दिया गया। किसके द्वारा तोड़ दिया गया चक्रा स्वामी की मूर्ति को? महादेव मंदिर के अंदर चक्रा स्वामी मूर्ति को किसके द्वारा तोड़ दिया गया? तो महमूद गजनवी के द्वारा तोड़ दिया गया था।
ठीक है। कहाँ पर? स्थानेश्वर के अंदर। ये भगवान कृष्ण से संबंधित थी, भगवान कृष्ण की थी ये, ठीक है। किसकी थी? तो कृष्ण की थी, याद रखना, भगवान कृष्ण की। कब की बात है? 1009 से 1014। एक बार 1009 में किया, एक बार 1014 में, ठीक है। तो 2 आक्रमण थे ये, 1009 और 1014 में, ठीक। ये पहला, ये दूसरा, दोनों का आके हैं थानेश्वर के, याद रखना। अब सबसे बड़ा आक्रमण कब हुआ इसका? ठीक है, कब किया इसने? जो 16वां आक्रमण माना जाता है बेटा, तो 16वां आक्रमण इसने, 6th इन्विजन इसने आक्रमण बेटा कहाँ पर किया था? 16वां आक्रमण बेटा कहाँ पर किया था? तो याद रखना, सोमनाथ टेम्पल पर कराया था। कहाँ पर? सोमनाथ टेम्पल, ठीक। कहाँ पर? सोमनाथ टेम्पल, सोमनाथ मंदिर। बेटा सोमनाथ मंदिर कहाँ पर, कोई बताएगा बच्चा? सबको पता कहाँ पर बेटा? गुजरात के अंदर है। कौन सा मंदिर? सोमनाथ का मंदिर। सोमनाथ के मंदिर के ऊपर आक्रमण करने वाला कौन व्यक्ति था? तो महमूद गजनवी था, और गुजरात के अंदर स्थित है, और भगवान शिव से क्या है ये? रिलेटेड है। भगवान शिव का कि यहाँ पर क्या होती? पूजा होती है, आराधना होती है। इसके अंदर किसने आक्रमण कर दिया? महमूद गजनवी ने। यह माना जाता है कि भारत में सबसे जो सक्सेसफुल, जिसमें सबसे ज़्यादा इसको धन की प्राप्ति हुई थी बेटा, वो किस मंदिर से हुई थी? सोमनाथ के मंदिर से हुए थे। आज तक इसने जितने आक्रमण भारत के अंदर करे थे, 15 आक्रमण में, इतना सोना प्राप्त नहीं हुआ था जितना कि इससे एक मंदिर के अंदर सोने की प्राप्ति हो चुकी थी। लेकिन बेटा जब इसने आक्रमण करा कहाँ पर? सोमनाथ के मंदिर के ऊपर, तो इसे एक शासक से साथ लड़ना पड़ा था, जिस शासक का नाम था भीम फर्स्ट। क्या नाम था बेटा? भीम फर्स्ट, भीम प्रथम। तो सोमनाथ के मंदिर के लूटते के समय इससे एक शासक से भिड़ना पड़ा था, जिसका नाम था भीम फर्स्ट या भीम प्रथम, ठीक है। विशिष्ट कौन? गजनवी। दोनों के बीच में युद्ध हुआ बेटा, जिसमें भीम फर्स्ट हार गया और कौन जीत गया? गजनवी जीत गया। भीम प्रथम की बात करें तो बेटा भीम प्रथम का नाम, भीम प्रथम की बात करें तो कौन से वंश से रिलेटेड था? चालुक्य वंश से, चालुक्य वंश से रिलेटेड था। कौन सा था? चालुक्य वंश से रिलेटेड था, ठीक है। कौन? भीम प्रथम। आगे चलेंगे तो इसी वंश का एक शक्तिशाली शासक आएगा मोहम्मद गौरी के टाइम पे, जिसका नाम क्या था? मूलराज द्वितीय या भीमदेव द्वितीय, ठीक है। जिसकी माता ने किसको हराया था? किसको हराया था बेटा? मोहम्मद गौरी को हराया था, ठीक है। तो इस युद्ध में कौन हार गया? भीम फर्स्ट हार गया, और सोमनाथ के सारे मंदिर के ऊपर अधिकार किसने कर लिया? अपने गजनवी, किसने? गजनवी ने कर लिया। और गजनवी ने मंदिर के अंदर जितनी मूर्तियां थी उसको तोड़ दी गई, उसको नष्ट कर दिया गया, और वहाँ से सारा सोना लूट कर ले गया। ये माना जाता है इतिहासकारों के द्वारा कि यहाँ से इसको इतना सोना प्राप्त हुआ था। इस सोने को ले जाने के लिए इसने 300 ऊँटों का सहारा लिया था। कितनी ऊँटों का? 300 ऊँटों को लेकर गया था। 300 ऊँटों के ऊपर सोने को लाद कर लेकर गया था। इतना ज़्यादा सोने की प्राप्ति हुई थी। किसको? महमूद गजनवी को, ठीक है। तो ये सबसे सक्सेसफुल इसका क्या था? आक्रमण था। फिर 17वां आक्रमण इसका किसके साथ हुआ? तो जाट कम्युनिटी के साथ हुआ था बेटा। क्या हुआ? जाट समुदाय के साथ, जाट समुदाय के साथ हुआ क्या बेटा? जब ये 16वां आक्रमण इसने किस पे कराया था? सोमनाथ मंदिर पे। यहाँ से जब सोना लूट के जा रहा था तो रास्ते में एक जगह पड़ती पंजाब। क्या जगह का नाम क्या था? पंजाब। तो पंजाब के अंदर एक कम्युनिटी रहती है बेटा, जाट कम्युनिटी। तो पंजाब के जाटों को पता चल गया कि जो महमूद गजनवी भारत का सोना लूट कर जा रहा है, भारत की प्रसिद्धि को लूट के लेके जा रहा है, कौन? महमूद गजनवी। तो जाटों ने विद्रोह कर दिया, और जाटों ने किसके ऊपर आक्रमण कर दिया? महमूद गजनवी में। और महमूद गजनवी में और इसके बीच में बहुत बढ़िया वाला आक्रमण, बहुत बढ़िया वाली लड़ाई हुई। किसके बीच में? गजनवी और किसके बीच में? जाटों के बीच में। और इस युद्ध में जैसे तैसे कोई नतीजा नहीं निकला इस युद्ध का। इस युद्ध में कई किताबों में ये लिखा हुआ कि जाट कम्युनिटी इस युद्ध में क्या गई थी? हार गई थी, ठीक है। कब? 1025 में। ये युद्ध कब हुआ था? डेट लिखनी भूल गया मैं। 1025 AD में हुआ था। कब हुआ था? 1025 AD में। इसमें माना जाता है कि भाई
जाट कम्युनिटी हार गई और हारने के बाद गजनवी चला गया, लेकिन उसने दोबारा से फिर आक्रमण करा कहाँ पर, भारत के अंदर। लेकिन अब उसने स्पेशल कहाँ पर किया था, जाट कम्युनिटी के ऊपर। कब की बात है बेटा, 1027 AD की। अब जब जाटों के ऊपर आक्रमण करा तो इसमें क्या हो गया, इसमें जाटों ने, ये माना जाता है कि भाई जाटों ने और इसके बीच में बड़ी वाली लड़ाई हुई 1027 में, और कोई नतीजा नहीं निकला। और नतीजा नहीं निकला तो उस युद्ध में जख्मी हो गया था बहुत ज़्यादा कौन, महमूद गजनवी। और जख्मी होने की वजह से वापिस चला गया और 1030 AD में, 1030 AD में इसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई, डाइड। ये क्या हो गया, मर गया कौन, महमूद गजनवी की डेथ हो गई। और इसका जो विजय अभियान चल रहा था बेटा, वो इसी के साथ क्या हो गया, फुल स्टॉप, यानी कि क्या हो गया, उसके पीछे विराम चिन्ह लग गया। किसके पीछे, महमूद गजनवी के पीछे। कब, 1030 AD में। तो कार्यकाल याद रखना महमूद गजनवी का 1001 से लेकर 1027 तक इसने भारत पर आक्रमण करे। कुल 17 आक्रमण करे थे। 1030 में इसकी डेथ हो गई थी। कहाँ पर हुई थी, तो गजनी के अंदर हुई थी, याद रखना, ठीक है। 1027 में जाट समुदाय के साथ इसकी क्या हुई थी, लड़ाई हुई थी। 1025 में भी हुई थी, उसमें यह माना जाता है कि ये हार गया था। कौन हार गए थे, जाट हार गए थे। लेकिन दोबारा 1027 में जब युद्ध हुआ जाटों के बीच में और महमूद गजनवी के बीच में, उसमें माना जाता है कि बेटा कोई नतीजा नहीं निकला, ठीक है। तो ना तो जाट जीत पाए, ना ही महमूद गजनवी पाए। लेकिन कुछ इतिहासकार ये बोलते हैं कि भाई जाटों की विजय हुई थी, ठीक है। तो तथ्य देखने पड़ते बेटा, ठीक है। आप लोगों को क्वेश्चन देखना पड़ेगा किस कैसे आया। आप लोगों से सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा, भारत का 17वां आक्रमण किस किस के बीच में हुआ। इसमें ये नहीं पूछा जाता, अभी तक तो नहीं आया क्वेश्चन ऐसा कि भाई इनमें किसकी विजय हुई थी, जाटों की हुई थी या किसकी हुई थी, ठीक है। और इसमें ये याद रखना कौन आ रहा था, भीम फर्स्ट आ रहा था। अब आगे देखो। अब इसके बाद बेटा कुछ व्यक्ति आए थे भारत के अंदर, किसके साथ आए थे बेटा, तो महमूद गजनवी के साथ आए थे, जिन्होंने भारत में आने के बाद क्या लिखी, पुस्तकें लिखी और महमूद गजनवी के बारे में लिखा। याद रखना उनके बारे में। देखो बेटा, राइटर लेखक आए कुछ, ठीक है। एक लेखक था बेटा जिसका नाम था अल-बरूनी। क्या नाम था, अल-बरूनी, अल-बरूनी। ये बेटा भारत भी आया था। ये माना जाता है कि बेटा ये भारत के अंदर भी इसका क्या हुआ था, आगमन हुआ था। गजनवी के साथ बेटा भारत के अंदर भी आया था कौन, अल-बरूनी। इसकी एक बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है, आप लोगों ने पढ़ी होगी, सॉरी पढ़ी क्या होगी, बुक। ये बुक आप लोगों ने देखी होगी कई जगह पर, काफ़ी बुकों में लिखी हुई है। तो अल-बरूनी ने एक किताब लिखी जिसका नाम था किताब उल हिंद, जिसमें हमें जानकारी प्राप्त होती है किसके बारे में, महमूद गजनवी के बारे में प्राप्त होती है कि भाई इसने कैसे कैसे आक्रमण करा भारत के अंदर। देखो बेटा, मैंने एक बात बताई थी, जो हमें इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है वो किताबों से प्राप्त होती है। और कई लेखक ऐसे हैं जो जिसके कार्यकाल में पुस्तक लिखते हैं तो लगभग उस कार्यकाल का, उस वंश का जो सोर्स रहता है बेटा, वो उस किताब से ही रहता है, उस किताब के अंदर से हमें जानकारी प्राप्त होती है। लेकिन एक चीज़ और सामने आती है कि अल-बरूनी बेटा ये इसका एक प्रसिद्ध लेखक था, किसका, गजनवी का। तो ये माना जाता है कि इतिहासकार ये मानते हैं कि बेटा इसने प्रेशर दुआ के अपने इतिहास को, अपने बारे में अच्छा लिखवाया था, किसके द्वारा, अल-बरूनी के द्वारा। और उसके बदले इसको पैसे, कुछ सोने की मुद्राएं देने की क्या कही थी, बातें कही थी कि मैं तेरे को इतना पैसा दे दूंगा, तू मेरे बारे में ऐसे ऐसे अच्छा लिख दे, ठीक है। लेकिन बाद में कौन मुकर गया था, गजनवी मुकर गया था। और बाद में इसको धमकी भी दी गई थी, अगर तू नहीं लिखेगा तो तेरे को मार दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन ये माना ही जाता, कोई भी इतिहासकार हो बेटा जिसने पुस्तक लिखी उसके कार्यकाल के दौरान उस राजा के बारे में वो अच्छा ही लिखेगा, ठीक है। कुछ चीज़ें अतिशयोक्ति होती है, उनको आप नहीं मानेंगे, ठीक है। जो रियल फैक्ट तर्क है उनको आप मानेंगे, ठीक है। अब आगे देखो, अल-बरूनी के बाद बेटा अगला लेखक कौन आया था, फिरदौसी आया था। कौन आया था, फिरदौसी, फिरदौसी।
अब बेटा ये बताओ फिरदौसी ने कौन सी पुस्तक लिखी, तो कौन बताएगा, बताओ बच्चों, पता है आप लोगों को किसके द्वारा लिखी गई थी, फिरदौसी द्वारा क्या पुस्तक लिखी गई थी? बहुत फेमस पुस्तक है बेटा, शाहनामा। शाहनामा, ये इसका कोर्ट राइटर था बेटा, एग्जाम में पूछ ले तो इसका क्या नाम, शाहनामा। ये जो फिरदौसी कोर्ट राइटर था, कोर्ट राइटर कौन होता है? जो उसकी सभा होती थी उसके अंदर उपस्थित होता था कौन? फिरदौसी। उसके बाद बेटा कौन आता है? उत्बी। कौन आता है? उत्बी। उत्बी, इसने कौन सी बुक लिखी थी बेटा? इसने बेटा कोई बुक नहीं लिखी, इसने चचनामा का अनुवाद किया था। एक चचनामा नामक पुस्तक बेटा, इसका क्या किया था? अनुवाद किया था बेटा। किस भाषा में किया था आप लोगों को सभी को पता है, तो किस भाषा में किया था बेटा? पर्शियन में किया था। किस में? पर्शियन में। अभी बात बोली थी बेटा मैंने थोड़ी देर पहले कि फारसी भाषा में जो चचनामा पुस्तक है, मैंने मोहम्मद बिन कासिम पर डाला था, जो चचनामा नामक पुस्तक है उसका कोई लेखक नहीं है, अज्ञात, अभी तक पता नहीं चला है क्या, कुछ ना ही अपने को कुछ एविडेंस या सोर्स या साक्ष्य नहीं प्राप्त हुए हैं कि भाई इसका लेखक कौन है। लेकिन इस पुस्तक का अलग अलग भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। जैसे कि फारसी भाषा में किसने अनुवाद किया है इसका? तो उत्बी ने किया है। ये किसका कवि था, किसका लेखक था बेटा? किसका लेखक माना जाता है? तो गजनवी का। इसके बाद अगला आता है बेटा वेहाकी। वेहाकी, बेटा वेहाकी ने कौन सी पुस्तक लिखी थी बताओ? वेहाकी द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी बताओ? तो बेटा सबको पता है, सबको पता है वेहाकी ने इसके पिताजी पर पुस्तक लिखी थी। किसके पिताजी पर? गजनवी के पिताजी पर। क्या नाम था? तारीख-ए-सुबुक्तगीन। 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 ये 4 पुस्तक है बेटा, और ये 4 लेखक हैं जो किसके कार्यकाल में भारत में आए थे? तो गजनवी के कार्यकाल में भारत आए थे। ठीक है, तो याद रखना, इन 4 राइटरों के नाम याद रखने आप लोगों को। महमूद गजनवी के जितने आक्रमण मैंने करवाए हैं वे सभी याद रखने। कुछ मैंने स्किप कर दी है आप लोगों के। क्यों स्किप कर दी है? इसलिए स्किप कर दी है कि वे अभी आपके जो एग्ज़ाम आने वाले हैं, ठीक है, उसके लिए हम एक स्पेशल बैच निकाल लेंगे। स्पेशल बैच निकाल लेंगे, ठीक है, और वो एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग निकाल लेंगे। जैसे कि अगर आपका एसएससी का एग्ज़ाम आ गया, एसएससी की डेट अनाउंस होगी कि भाई इस महीने में एग्ज़ाम होगा, तो उस समय निकाल लेंगे। उस समय देखेंगे सिलेबस क्या 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 दिया हुआ इतिहास में, उसके अकॉर्डिंग निकाल लेंगे। लेकिन अभी जो एग्ज़ाम चल रहे वन डे एग्ज़ाम बेटा, उसके लिए आपके लिए काफ़ी है इतना, जैसे कि दिल्ली पुलिस वगैरह है, ठीक है, ठीक है, ले जीडी वगैरह, एसएससी जीडी वगैरह है, तो इनके लिए इतना काफ़ी है। ठीक है, अगर ज़्यादा करोगे तो फ़ायदा नहीं है। एग्ज़ाम में ये पता होना चाहिए आपको एग्ज़ाम की डिमांड क्या है, कैसे कैसे कहाँ से क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना। एग्ज़ाम जितनी डिमांड मांग रहा ना बेटा उतना पढ़ो, उससे ज़्यादा मत पढ़ो। ठीक है, उससे ज़्यादा पढ़ोगे तो वही बात है, ज्ञानी बनोगे, पेपर क्लियर नहीं होगा आप लोगों का। लोग आपसे प्रश्न पूछेंगे। अगर आप लग गए, आपको आप सर्विस पे चले गए, नौकरी लग गई, तो आपको कितना कुछ बेशक कुछ भी ना आता हो, कोई आपसे क्वेश्चन भी नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? आपके पास क्या है? पद है। ठीक है, कैसा पद है? गवर्नमेंट पद है आपके पास, गवर्नमेंट पोस्ट। इसलिए तो अगर आपको ज्ञान की प्राप्ति करनी है तो वो भी करवा देंगे। ठीक है, लेकिन पहले क्या ले लो? जॉब ले लो, अच्छे से गवर्नमेंट जॉब। तो ये 4 पुस्तकें आप लोगों को याद होनी चाहिए, चारों के चारों लेखक याद होने चाहिए बेटा, और महमूद गजनवी याद होना चाहिए। अब अगली जो क्लास होगी बेटा उसमें हम पढ़ेंगे शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी। ठीक है, मोहम्मद गोरी के बारे में पढ़ेंगे। ये तुर्किश इन्वेजन था जो मैंने करवा दिया आप लोगों को अच्छे से। अगला जो शासक आएगा वो कौन आएगा बेटा? तो मोहम्मद गोरी आएगा। मोहम्मद बिन कासिम हो चुका है, महमूद गजनवी हो चुका है, इसके बाद मोहम्मद गोरी आएगा, और फिर मोहम्मद गोरी के बाद मोहम्मद गोरी का
गुलाम शासक बनेगा और फिर वहाँ से पूरी की पूरी दिल्ली सल्तनत चल पड़ेगी। गुलाम वंश के बाद कौन सा? खिलजी वंश। खिलजी वंश के बाद कौन सा वंश आएगा बेटा? तुगलक वंश। ठीक है, तुगलक वंश के बाद कौन सा आएगा बेटा? सैयद वंश। सैयद वंश के बाद कौन सा आएगा? लोधी वंश। ऐसे सारे के सारे पाँचों के पाँचों वंश पढ़ेंगे और फिर कौन आ जाएंगे भारत के अंदर? मुगल आ जाएंगे, जिसमें बाबर। कौन? बाबर। बाबर के बाद हुमायूं। हुमायूं के बाद कौन? अकबर। अकबर के बाद कौन? जहांगीर। और जहांगीर के बाद कौन? शाहजहाँ। और शाहजहाँ के बाद कौन? औरंगजेब। यानी कि 1707 तक अपनी पूरी की मिडेवल की इंडिया 1707 में किसकी डेथ हो जाएगी? औरंगजेब की। और अपनी मिडेवल इंडिया मध्यकालीन भारत का इतिहास क्या हो जाएगा बेटा? खत्म। ठीक है, तो धीरे धीरे आराम आराम से चलेंगे। ठीक है, कोई टेंशन की बात नहीं बेटा। कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, कमेंट में पूछ लेना। और अपने टेलीग्राम के चैनल आप लोगों को पता होगा, टेलीग्राम का चैनल है, ठीक है, युवा बूस्टर एकेडमी और हिस्ट्री बाय, ये मेरा चैनल है बेटा। आप ज्वाइन करना चाहो तो हिस्ट्री बाय शिवम सर। ठीक, हिस्ट्री बाय शिवम सर, युवा बूस्टर एकेडमी, दोनों टेलीग्राम चैनल है, यूट्यूब चैनल है। दोनों को क्या करो? ज्वाइन कर लो बेटा। आपको अच्छा कंटेंट मिलेगा यहाँ से। और यूट्यूब चैनल को अपना ज़्यादा से ज़्यादा क्या करो? शेयर करो। ये यूट्यूब चैनल का नाम भी बेटा यही है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बताओ कि भाई यहाँ पर कंटेंट मिल रहा फ्री में, ऐसे ऐसे टीचर हैं। ठीक है, मैंने बता दिया था पहली क्लास में बेटा, मेरा 4 साल का एक्सपीरियंस है। मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ आसे के अंदर। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप लोगों को अच्छा कंटेंट देंगे, कोई दिक्कत आने नहीं देंगे किसी भी प्रकार की। ठीक है, आने वाले समय में आपकी क्लास भी लाइव शुरू कर देंगे, एक बैच बनाएंगे स्पेशल, उसमें लाइव टाइम टेबल आएगा, इस टीचर की क्लास होगी, इस टीचर की क्लास होगी, आपको मिलता रहेगा। इनको आप ज्वाइन कर लो, यहाँ पर टाइम टू टाइम सारी चीज़ें आप लोगों को क्या होती रहेगी? प्राप्त होती रहेगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बेटा, चलो ऑल द बेस्ट।